एक ऐसी कहानी जो हमारे इतिहास की सबसे बड़ी वीर गाथा भी है और शायद सबसे बड़ा साहित्यिक धोखा भी। आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो की, एक ऐसी रचना जिसने सदियों से लोगों को जोश से भर दिया, लेकिन साथ ही इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी बहस भी छेड़ दी। तो आखिर ये है क्या? हमारे इतिहास की एक सच्ची कहानी या फिर एक बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया झूठ? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जहां सब कुछ दांव पर लगा है। सोचिए, एक राजा है जिसकी आंखें छीन ली गई हैं। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गोरी की कैद में है और उसके पास उम्मीद के नाम पर सिर्फ एक चीज है, उसका दोस्त जो एक कवि है और वो भी उसी के साथ कैद है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है और हर किसी की नजरें उसी अंधे राजा पर टिकी हैं। और फिर उसी खामोशी के बीच राजा का वो कवि दोस्त चंदर बरदाई धीरे से एक दोहा कहता है। अब ये सिर्फ कोई कविता नहीं थी, ये एक कोड था, एक सीक्रेट मैसेज। इसमें दुश्मन की एकदम सटीक लोकेशन छिपी थी। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मच्चू को चौहान। बस इसी एक सुराग के सहारे अंधे पृथ्वीराज चौहान अपना धनुष उठाते हैं और आवाज की दिशा में एक तीर चलाते हैं, अपना शब्द भेदी बाण। और वो तीर सीधा जाकर मोहम्मद गोरी को लगता है। यही वो पल है जो पृथ्वीराज रासो को अमर बना देता है। ये दोस्ती, वफादारी और एक अनबिलीवेबल स्किल की जीत का पल है। तो सवाल ये है कि ये जो जबरदस्त कहानी है, ये आई कहाँ से? इसका जिक्र मिलता है एक ऐसे महाकाव्य में जिसे हिंदी साहित्य की पहली और सबसे जरूरी किताब माना जाता है। इस महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, जो आप कह सकते हैं हिंदी का एक बहुत पुराना रूप है। और इसमें कहानी है 12वीं सदी के महान राजा पृथ्वीराज चौहान की, उनके युद्ध, उनकी बहादुरी, उनकी प्रेम कहानियां, सब कुछ। और देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है। कई बड़े बड़े विद्वान इसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य मानते हैं। मतलब ये वो फाउंडेशनल टेक्स्ट है जहां से हमारे साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से की शुरुआत होती है। ये एक मील का पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि जब ये महाकाव्य असल में लिखा गया था तो इसकी मूल पांडुलिपि यानी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में करीब 1400 छंद थे। ये इसका शुरुआती कोर वर्जन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ ये इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इसमें नई नई कहानियां जोड़ते गए और इसका जो सबसे बड़ा वर्जन आज मिलता है उसमें 1 लाख से भी ज्यादा छंद हैं। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि ये कहानी पीढ़ियों तक लोगों के बीच कैसे जिंदा रही और बढ़ती चली गई। अच्छा, तो ये सब लिखा किसने? चलिए अब मिलते हैं इस महाकाव्य के रचयिता से, चंद बरदाई, जो सिर्फ एक कवि नहीं थे बल्कि कहानी के एक बहुत जरूरी किरदार भी थे। तो कौन थे ये चंद बरदाई? वो सिर्फ एक दरबारी कवि नहीं थे। अरे नहीं, वो तो पृथ्वीराज के सबसे करीबी दोस्त थे, उनके इनर सर्कल का हिस्सा। उन्हें ग्रामर से लेकर ज्योतिष और पुराणों तक का ज्ञान था। वो राजा के साथ लड़ाइयों में भी जाते थे। और एक किंवदंती तो ये भी है कि पृथ्वीराज और चंद बरदाई का जन्म और मृत्यु दोनों एक ही दिन हुए थे। इससे उनकी दोस्ती की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक और दिलचस्प बात, जब चंद बरदाई को राजा के साथ गजनी जाना पड़ा तो कहते हैं कि उन्होंने इस अधूरे महाकाव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने बेटे जलहण को सौंप दी थी। मतलब ये रचना एक तरह से फैमिली लेगेसी बन गई। यहां तक तो सब कुछ एक शानदार हीरोइक कहानी लगती है ना? लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां इतिहास और ये किंवदंती आमने सामने आ जाते हैं। और वो ट्विस्ट है एक सीधा सा सवाल, क्या ये अविश्वसनीय कहानी जो राजा के अपने सबसे करीबी दोस्त ने लिखी है, सच में सच है? और इसी एक सवाल ने बड़े बड़े विद्वानों को, आप कह सकते हैं, 3 टीमों में बांट दिया है। एक टीम जिसमें कर्नल टॉड जैसे लोग हैं, वो इसे पूरी तरह असली मानती है। दूसरी टीम जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े नाम हैं, वो इसे पूरी तरह नकली मानती है। और फिर एक तीसरी टीम भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसों की, जो बीच का रास्ता निकालते हैं और कहते हैं कि ये अर्ध प्रमाणिक है, मतलब कुछ हिस्सा सच है और बाकी कल्पना। तो आखिर इतना शक है क्यों? कई वजह है। पहली, रासों में दी गई तारीखें और घटनाएं
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। दूसरी, कुछ वर्जन्स में तैमूर जैसे राजाओं के नाम मिलते हैं जो पृथ्वीराज के सदियों बाद आए थे। और तो और इसकी भाषा भी 12वीं सदी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लगती है। इन सब वजहों से कुछ विद्वान तो इसे 16वीं सदी में लिखी गई एक शानदार जालसाजी तक कह देते हैं। और पता है, ये बहस कोई 100-200 साल पुरानी होकर खत्म नहीं हो गई है, ये आज भी जारी है। आज भी विद्वान रासो को महाकाव्य के पुराने और नए दोनों पैमानों पर तौलते हैं, ये समझने के लिए कि एक लिटरेरी वर्क के तौर पर इसकी जगह कहाँ है। तो अब सवाल ये है कि अगर इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर इतने सवाल हैं, तो फिर हम आज भी इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसकी असली विरासत पर नजर डालते हैं। और जवाब यहीं छिपा है। शायद रासो की कीमत एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर है ही नहीं, इसकी असली कीमत है एक पावरफुल लिटरेचर के तौर पर, एक ऐसी कहानी के तौर पर जिसने हमारी पूरी संस्कृति को एक आकार दिया है। कैसे आकार दिया? देखिए, इसी महाकाव्य ने पृथ्वीराज चौहान को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसने हिंदी साहित्य में वीर रस की कविताओं की एक पूरी परंपरा शुरू की। ये हमें उस जमाने के समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। और जैसा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था, ये असल में राजनीति की एक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इसका असर बहुत गहरा है, सच हो या न हो। तो आखिर में पृथ्वीराज रासो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ज्यादा जरूरी क्या है, वो इतिहास जो सच में हुआ था, या वो कहानियां जिन्हें हम एक समाज के तौर पर याद रखना चाहते हैं? वो कहानियां जो एक ऐसी कहानी जो हमारे इतिहास की सबसे बड़ी वीर गाथा भी है और शायद सबसे बड़ा साहित्यिक धोखा भी। आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो की, एक ऐसी रचना जिसने सदियों से लोगों को जोश से भर दिया, लेकिन साथ ही इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी बहस भी छेड़ दी। तो आखिर ये है क्या? हमारे इतिहास की एक सच्ची कहानी या फिर एक बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया झूठ? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जहां सब कुछ दांव पर लगा है। सोचिए, एक राजा है जिसकी आंखें छीन ली गई हैं। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गोरी की कैद में है और उसके पास उम्मीद के नाम पर सिर्फ एक चीज है, उसका दोस्त जो एक कवि है और वो भी उसी के साथ कैद है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है और हर किसी की नजरें उसी अंधे राजा पर टिकी हैं। और फिर उसी खामोशी के बीच राजा का वो कवि दोस्त चंदर बरदाई धीरे से एक दोहा कहता है। अब ये सिर्फ कोई कविता नहीं थी, ये एक कोड था, एक सीक्रेट मैसेज। इसमें दुश्मन की एकदम सटीक लोकेशन छिपी थी। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मच्चू को चौहान। बस इसी एक सुराग के सहारे अंधे पृथ्वीराज चौहान अपना धनुष उठाते हैं और आवाज की दिशा में एक तीर चलाते हैं, अपना शब्द भेदी बाण। और वो तीर सीधा जाकर मोहम्मद गोरी को लगता है। यही वो पल है जो पृथ्वीराज रासो को अमर बना देता है। ये दोस्ती, वफादारी और एक अनबिलीवेबल स्किल की जीत का पल है। तो सवाल ये है कि ये जो जबरदस्त कहानी है, ये आई कहाँ से? इसका जिक्र मिलता है एक ऐसे महाकाव्य में जिसे हिंदी साहित्य की पहली और सबसे जरूरी किताब माना जाता है। इस महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, जो आप कह सकते हैं हिंदी का एक बहुत पुराना रूप है। और इसमें कहानी है 12वीं सदी के महान राजा पृथ्वीराज चौहान की, उनके युद्ध, उनकी बहादुरी, उनकी प्रेम कहानियां, सब कुछ। और देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है। कई बड़े बड़े विद्वान इसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य मानते हैं। मतलब ये वो फाउंडेशनल टेक्स्ट है जहां से हमारे साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से की शुरुआत होती है। ये एक मील का पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि जब ये महाकाव्य असल में लिखा गया था तो इसकी मूल पांडुलिपि यानी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में करीब 1400 छंद थे। ये इसका शुरुआती कोर वर्जन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ ये इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इसमें नई नई कहानियां जोड़ते गए और इसका जो सबसे बड़ा वर्जन आज मिलता है उसमें 1 लाख से भी ज्यादा छंद हैं। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि ये कहानी पीढ़ियों तक लोगों के बीच कैसे जिंदा रही और बढ़ती चली गई। अच्छा, तो ये सब लिखा किसने? चलिए अब मिलते हैं इस महाकाव्य के रचयिता से, चंद बरदाई।
जो सिर्फ एक कवि नहीं थे बल्कि कहानी के एक बहुत जरूरी किरदार भी थे। तो कौन थे ये चंदबरदाई? वो सिर्फ एक दरबारी कवि नहीं थे। अरे नहीं, वो तो पृथ्वीराज के सबसे करीबी दोस्त थे, उनके इनर सर्कल का हिस्सा। उन्हें ग्रामर से लेकर ज्योतिष और पुराणों तक का ज्ञान था। वो राजा के साथ लड़ाइयों में भी जाते थे। और एक किंवदंती तो ये भी है कि पृथ्वीराज और चंदबरदाई का जन्म और मृत्यु दोनों एक ही दिन हुए थे। इससे उनकी दोस्ती की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक और दिलचस्प बात, जब चंदबरदाई को राजा के साथ गजनी जाना पड़ा तो कहते हैं कि उन्होंने इस अधूरे महाकाव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने बेटे जलहण को सौंप दी थी। मतलब ये रचना एक तरह से फैमिली लेगेसी बन गई। यहां तक तो सब कुछ एक शानदार हीरोइक कहानी लगती है ना? लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां इतिहास और ये किंवदंती आमने सामने आ जाते हैं। और वो ट्विस्ट है एक सीधा सा सवाल, क्या ये अविश्वसनीय कहानी जो राजा के अपने सबसे करीबी दोस्त ने लिखी है सच में सच है? और इसी एक सवाल ने बड़े बड़े विद्वानों को, आप कह सकते हैं, 3 टीमों में बांट दिया है। एक टीम जिसमें कर्नल टॉड जैसे लोग हैं, वो इसे पूरी तरह असली मानती है। दूसरी टीम जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े नाम हैं, वो इसे पूरी तरह नकली मानती है। और फिर एक तीसरी टीम भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसों की, जो बीच का रास्ता निकालते हैं और कहते हैं कि ये अर्ध प्रमाणिक है, मतलब कुछ हिस्सा सच है और बाकी कल्पना। तो आखिर इतना शक है क्यों? कई वजह है। पहली, रासों में दी गई तारीखें और घटनाएं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। दूसरी, कुछ वर्जन्स में तैमूर जैसे राजाओं के नाम मिलते हैं जो पृथ्वीराज के सदियों बाद आए थे। और तो और, इसकी भाषा भी 12वीं सदी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लगती है। इन सब वजहों से कुछ विद्वान तो इसे 16वीं सदी में लिखी गई एक शानदार जालसाजी तक कह देते हैं। और पता है, ये हमारी पहचान